हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, साइंस क्लास 9th चैप्टर हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी तक हमने पढ़ा दिया आपको कि एटम के फंडामेंटल जो पार्ट होते हैं, जो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रॉन बताया, न्यूट्रॉन बताया, प्रोटॉन बताया, इनकी डिस्कवरी बताई। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने एटॉमिक मॉडल डिस्कस करे, जिसमें सबसे पहला जे थॉमसन मॉडल था। जे थॉमसन मॉडल के हमने ड्रॉबैक्स बताए। उसके बाद हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल आया, जिसमें हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट वैकेंट होता है। देन इसके कंक्लूजन बताए कि इसके कंक्लूजन क्या निकले। एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने देखिए इसके ड्रॉबैक्स क्या थे एटॉमिक मॉडल के। एंड फाइनली हमारे पास आता है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर का मॉडल हम पढ़ते हैं। देखिए, जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसकी कमी को नील बोर्स ने क्लियर किया। रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उसको नील बोर ने क्लियर किया। तो रदरफोर्ड के मॉडल में ये आपको मैंने बताया था कि रदरफोर्ड से सवाल उठाया गया था कि क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो यदि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो मूव करते 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 ये एनर्जी रिलीज करेगा और एक दिन आ करके अपने सेंटर पे आके प्रोटॉन पे कोलैप्स हो जाएगा। ये बात रदरफोर्ड से पूछी गई कि बताइए इस तरीके से एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो इस बात का क्लियरेंस किसने दिया? नील बोर्स ने। नील्स बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अबाउट डिस्क्रीट ऑर्बिट, मतलब कि अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाया करते हैं। एक अलग अलग ऑर्बिट होते हैं इसके, उसमें चक्कर लगाया करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स, डिस्क्रीट ऑर्बिट। दीज ऑर्बिट्स और शेल आर नोन एज एनर्जी लेवल। इन ऑर्बिट को या इन शेल को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास एनर्जी लेवल कहलाते हैं, आपको हमने बताया था n=1, n=2, n=3। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। एक बहुत अच्छी बात करी यहाँ पर नील बोर्स ने कि बेटा जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया, चल के फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो बेटा ये किसी प्रकार की एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। मतलब ये किसी प्रकार की एनर्जी ना लेगा और ना देगा। देन डिस्क्रीट ऑर्बिट का क्या नाम दिया गया बेटा? स्टार्ट से इसका नाम, न्यूक्लियस के पास से इसका नाम दिया गया के, सेकंड शेल का नाम एल, थर्ड शेल का नाम एम और फोर्थ शेल का नाम एन। तो इनके नेमली के एल एम एन। n=1 के लिए के, n=2 के लिए एल, n=3 के लिए एम, n=4 के लिए एन शेल का नाम दिया गया। इनको शेल भी बोलते हैं, इनको ऑर्बिट भी बोलते हैं। और हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होती है, इसलिए इनका नाम है डिस्क्रीट ऑर्बिट। हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग है, हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग है। यदि आप अंदर रहेंगे तो एनर्जी कम रहेगी। जैसे आप घर के पास में रहते हैं तो पापा के पास वाले कमरे में, पी फॉर पापा, पापा मतलब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पापा के पास वाले कमरे में आपकी एनर्जी कम होती है। दूर जाते हैं आपकी एनर्जी और बढ़ जाती है, और दूर जाते हैं आपकी एनर्जी और बढ़ जाती है। घर से बाहर निकल के आ जाते हैं तो फिर तो मजे ही मजे, आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से प्रोटॉन से यानी न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर आपकी शेल होगी, आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। राइट, चलिए। यस, पहला n=1 है। n=1 मतलब पहला ऑर्बिट। n=1 शेल का नाम होता है के शेल, n=2 का एल शेल, n=3 का एम शेल, एंड n=4 का एन शेल। यस, एन एन बोले तो बच्चों एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। चलिए अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो स्कीम बनी उसका नाम था बोहर बरी स्कीम। ठीक है ना? तो बोहर एक साइंटिस्ट है, वो बरी एक साइंटिस्ट है, दोनों ने मिल करके बोहर बरी स्कीम को बनाया है। बच्चों देखिए बोहर बरी स्कीम में हम पढ़ते हैं क्या बोहर बरी स्कीम ने कहा, द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल। तो बच्चों जैसे ये मान लीजिए आपके पास में ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अबाउट, यहाँ पे न्यूक्लियस पे क्या बैठे होते हैं बेटा? प्रोटॉन बैठे होते हैं। तो न्यूक्लियस के अबाउट बेटा मान लीजिए यहाँ पे 3 शेल है। अब 3 शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? इसको भरने के लिए इसमें 3 शेल है, मतलब n=1 पहला एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल n=2 और थर्ड एनर्जी लेवल है n=3। बच्चों मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि हर एनर्जी लेवल पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे?
फर्स्ट एनर्जी लेवल पे कितने आएंगे, सेकंड पे एनर्जी लेवल पे कितने आएंगे, थर्ड एनर्जी लेवल पे कितने आएंगे, इसके लिए रूल दिए गए। क्या रूल थे देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट। बेटा किसी डिफिनिट ऑर्बिट के लिए, किसी फिक्स ऑर्बिट के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी ऑर्बिट में, बेटा उसका फॉर्मूला है 2n²। मतलब किसी ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कितना है, 2n²। बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने भरे जा सकते हैं, मतलब एक ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ओके, ऑर्बिट मतलब एनर्जी लेवल। तो आइए देखते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल पे हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बच्चों सबसे पहला एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के पास होता है। बताइए सबसे पहला एनर्जी लेवल का नाम क्या होता है, के। के मतलब n=1। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे बेटा देखिए 2 × 1 का स्क्वायर। बताइए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, 2। एल सेकेंड एनर्जी लेवल बेटा न्यूक्लियस के बाद दूसरे नंबर पे, n=2। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 8। n=3 यानी कि m शेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 18। और n=4th शेल के लिए बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, 32। राइट। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर ये शेल की बात हो रही है कि शेल में 2, 8, 18, 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18 एंड फोर्थ शेल में 32। एक तरीके से आप समझ लो कि यहाँ पर मान लो कोई गार्डन है या कुछ बना हुआ है, ओके, और इसकी पहली कॉलोनी में 2 किराएदार रह सकते हैं, दूसरी कॉलोनी में यहाँ पे 8 किराएदार रह सकते हैं, तीसरी कॉलोनी में 18 किराएदार और चौथी कॉलोनी में 32 किराएदार। इस तरीके से ये कॉलोनी बनी हुई है। राइट, हाँ हो सकते हैं, जैसे बच्चों ने पूछा इससे ज्यादा शेल्स हो सकते हैं क्या। देखिए बच्चों अभी तक जितने हमारे एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं वो इतने के अंदर ही आ गए हैं। अब आगे अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर किए जाएंगे तो हो सकता है बेटा पांचवी शेल भी आ जाए, है ना। तो शेल ज्यादा भी हो सकती है। अब आइए बात करते हैं बच्चों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इट इज 8। बेटा ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अभी आपसे मैंने क्या कहा कि एक ऑर्बिट में एनर्जी लेवल में इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, 8, 18, 32। बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाई इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। बेटा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे समझो क्या मैं कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो देखो बेटा ये पहली कॉलोनी है 2, ये 8, समझ में आ गया, ये 2 है, ये 8 है। अब आपको यहाँ पे भले 18 दिख रहा है, ठीक है ना, भले यहाँ पे 18 दिख रहा है, मगर इनकी फिलिंग ऐसी होगी कि बेटा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप फिल नहीं कर सकते हो। यही मैंने बात करी कि आपको ये चीज थोड़ी देर में समझ में आएगी, थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि बेटा फिलिंग क्राइटेरिया एक अलग तरीके की चीज होती है। आगे इलेक्ट्रॉन आर नॉट, देखिए मैंने आपको ये बताया, देखिए इस लाइन की बारे में फिर से मैं बात करता हूं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। जैसे आपके पास में कोई आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कोई आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है ना। देखो एज एन, अभी आपको यदि आप इसको फिल करोगे तो मैंने जो आपसे कहा कि बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें कितने आएंगे, 18। ये आपको बताया मैंने, बिकॉज n=1 के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल इलेक्ट्रॉन होते हैं बाई द 2n² रूल 2 होते हैं, बिकॉज 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर। n=2 के लिए कितना होता है, 8 होता है, और n=3 के लिए कितना होता है बेटा, 18 होता है। राइट, n=3 के लिए 2 × 3 का स्क्वायर 9, 18 हो जाएगा। मगर बेटा जब आप इसकी फिलिंग करोगे, देखो 2 और 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसे ही आप बेटा 18 में आओगे तो जब आप इसकी फिलिंग करोगे तो इसकी फिलिंग कुछ इस तरीके से होती है कि आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो। तो आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, तो बेटा क्या होता है कि कॉलोनी के अंदर, एक तरीके से ये समझ लो कि कॉलोनी के अंदर छोटे छोटी कॉलोनी और बनी होती हैं, है ना, कॉलोनी के अंदर छोटी छोटी और कॉलोनी बनी होती हैं। तो वहां पर आप
फिलिंग करते हो, वहां फिलिंग के जब मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि वो 8 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं। बस आप इस लाइन को याद कर लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब इस लाइन का एक और मीनिंग समझो बच्चों, एक और बहुत मस्त मीनिंग है इस लाइन का। इस लाइन का मीनिंग ये है, जैसे मान लो आपने पहले में 2 फिल कर लिए, दूसरे में आपने कितने फिल कर लिए, 8 फिल कर लिए, और तीसरे में फिल कर लिए कितने, 18, है ना। अब आपके 3 ऑर्बिट कंप्लीटली फिल हो चुके हैं। अगर आप चौथे ऑर्बिट में फिल कर रहे हो बच्चों, चौथा ऑर्बिट आपका आउटर ऑर्बिट है, राइट। तो जब चौथा ऑर्बिट अगर आपका आउटर ऑर्बिट है, तो अगर आउटर ऑर्बिट है, इसी को हम वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, इसी को वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, या इसी को वैलेंस शेल बोलते हैं बच्चों, वैलेंस शेल इसी को बोलते हैं। तो अगर ये आउटर ऑर्बिट है तो इसमें भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, 8, है ना। इसमें भी आप मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 8 ही भर सकते हो। चलिए बाकी चीजें आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगी जब हम इसका पर्टिकुलर एग्जांपल कराएंगे। आइए नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। बहुत अच्छी बात कही गई है बेटा, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब तक n इक्वल टू 1 कंप्लीट नहीं भर जाएगा तब तक n इक्वल टू 2 पर आप जाएंगे नहीं। जब तक n इक्वल टू 2 कंप्लीट नहीं भर जाएगा तब तक आप n इक्वल टू 3 पर, मतलब k शेल कंप्लीट होने के बाद ही l शेल में मूव करोगे, l शेल कंप्लीट होने के बाद ही m शेल पे मूव करेंगे। बताइए क्लियर हो गया। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shell are filled, that is the shells are filled in a stepwise manner। मतलब सबसे पहले k फिल होगा, फिर l फिल होगा, फिर m फिल होगा, और फिर n फिल होगा। मतलब n इक्वल टू 1 में भरेंगे, फिर 2 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे, फिर 4 में जाएंगे। ये है इलेक्ट्रॉन का फिलिंग क्राइटेरिया। सो दिस इज कॉल्ड बच्चों, ये था अपना बोहर बरी स्कीम। अभी इसकी प्रैक्टिकल प्रयास हम करेंगे, कोशिश करेंगे। अब आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल में हमारा दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आइए वन बाय वन हम सारे सारे के सारे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। ओके, यस बेटा। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आया है कि वैलेंसी क्या होती है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, वैलेंसी क्या हुआ करती है। वैलेंसी बेटा, जब हम आपको एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि बेटा हर कोई क्या कोशिश करना चाहता है, हर कोई कोशिश करना चाहता है इनर्ट बनने की, हर कोई कोशिश करना चाहता है इनर्ट बनने की। इनर्ट यानी कि नोबल, और नोबल क्या होती है, गैसेस होती हैं। और जो नोबल गैस होती है बेटा वो ये होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। बेटा ये जितने भी एटम हैं वो इस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना चाहते हैं, मतलब इनके जैसे बनने चाहते हैं। हीलियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है बेटा 10, राइट, सॉरी 10। नियॉन का होता है बेटा 10, है ना। इसका होता है बेटा कितना, 18। तो बेटा हर कोई ऐसा बनना चाहता है। अच्छा क्यों बनना चाहता है, क्योंकि ये इनर्ट हैं। क्योंकि ये इनर्ट मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करते, मतलब ये स्टेबल हैं। क्या है ये, स्टेबल हैं, इसीलिए इनको नोबल गैस बोलते हैं। और अगर आप इनके जैसा बनना चाहते हो, और अगर आप कोई एलिमेंट हो तो आप कुछ काम करोगे। एलिमेंट हो मतलब या आप एक एटम हो तो आप कुछ काम करोगे, या तो आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करोगे, या कर कर क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट, टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, या आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करोगे, या आप इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, शेयर करोगे। 3 काम आप कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को आप डोनेट करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को आप एक्सेप्ट करेंगे, या आप इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और यहीं से डेफिनेशन निकल करके आती है किसकी, वैलेंसी की। यहीं से डेफिनेशन निकल करके आती है वैलेंसी की। व्हाट इज वैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी डोनेटेड, टू बी एक्सेप्टेड, और टू बी shared by an atom, by an atom to get stable configuration, to get stable configuration। ठीक है ना। तो बेटा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, है ना, या
शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन मतलब बेटा यदि हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उसकी डिफरेंट शेल में, n=1 में, n=2 में, n=3 में, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल होते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया? जब आप फुटबॉल कभी देखते हैं, फुटबॉल मैच कभी अगर वीडियो गेम में आपने खेला हो, तो फुटबॉल मैच में बेटा आपको है ना, आपको जो फुटबॉल मैच में बेटा कभी देखा होगा आपने, आता है फील्ड ऑप्शन, या क्रिकेट मैच में, वीडियो गेम में फील्ड ऑप्शन। तो जब आप फील्ड ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं तो वो कई सारे आपको ऑप्शन बना के दे देता है। कॉन्फ़िगरेशन 1, कॉन्फ़िगरेशन 2, कॉन्फ़िगरेशन 3। कभी कॉन्फ़िगरेशन 1 में यहाँ पे 2 फ़ील्डर लगा देंगे, कभी कॉन्फ़िगरेशन 2 में कुछ लगा देंगे। मतलब जमा कैसे सकते हो आप इलेक्ट्रॉन को, इस बात को आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब आइए बच्चों, वन बाय वन बहुत अच्छे से हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको वैलेंसी भी बताऊंगा बच्चों। तो मैं अपनी तरफ से एक कॉलम यहाँ पे और बना लेता हूं। बताइए किसका कॉलम? वैलेंसी का। समझ में आ गया? वैलेंसी का कॉलम आपको बना लेता हूं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास में हाइड्रोजन है। तो बच्चों आपको मैंने पहले ही कहा था एटम एंड मॉलिक्यूल में कि आपको कम से कम 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आता है 1H1, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। बेटा मतलब आपको नीचे वाले से है, मतलब इससे है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, बेटा एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एंड बच्चा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो बेटा ऊपर लिखा रहता है ना, ये रहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने लोग बैठे हैं। न्यूक्लियॉन इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आइए सबसे पहले मैं हाइड्रोजन का आपको कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाता हूं बच्चों। तो ये हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में बेटा ये न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है। इसके अंदर देखिए एक प्रोटॉन यानी कि एक पॉजिटिव पार्टिकल है, और एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव पार्टिकल। ये हो गया, बोलिए यस कि नो? हाँ, अब बताइए कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये किस नंबर की शेल में भरा जा रहा है? 1 में। किस में भरा जा रहा है? 1 में। या इसी को आप कह सकते हो के शेल में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है आपका, राइट? अब बताइए इसके पास केवल कितने प्रोटॉन है? एक। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? एक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ओनली 1। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1, क्योंकि फर्स्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बात करते हैं बच्चों वैलेंसी की। अब बात करते हैं इसकी वैलेंसी की। तो देखिए, अब इसके पास इस शेल को इसे कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 की। टोटल की 2 की। बट अभी तो इसके पास 1 है, मतलब ये और ज्यादा कितना ले सकता है बेटा? 1 ले सकता है, राइट? या तो ये 1 ले ले, तो 1 ले करके बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बना ले यहाँ पे, या दोनों के दोनों दे दे, है ना? तो भी एक इसको देना पड़ेगा। मतलब इसकी, या एक के साथ शेयर कर ले। मतलब जो टोटल वैलेंसी इसकी कितनी बन रही है बच्चों? 1 बन रही है। क्या बन रही है? 1 बन रही है, राइट? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन, सिंबल H है, एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए इसका कितना होगा बेटा? 1। और वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 1, राइट बच्चों? बच्चों सेकंड एलिमेंट हम लेते हैं, कार्बन यहाँ पे दिया है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको बना के दिखाते हैं। सो सिंपल बच्चों, सबसे पहले कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्या होता है? 6C12। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6C12। अब देखिए कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। मतलब यहाँ पे बोला जाए इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 6 है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू 6, एंड एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं बच्चों वो कितने हैं? 6 हैं। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब आइए मैं फिल करता हूं। तो यहाँ पर हम फिल करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है बच्चों? 6 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे, बिकॉज न्यूट्रॉन का तरीका होता है पर 12-6। तो हालांकि न्यूट्रॉन को लिखने से कोई फायदा नहीं है, हम न्यूट्रॉन को नहीं लिखते हैं। आइए हम भरना शुरू करते हैं। चलिए, न्यूट्रॉन यहीं पर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। 1 2 3 4 5 6। चलिए भर गए। अब देखिए बेटा ये पहला शेल है n=1। n=1 n=1 के लिए बताइए कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। तो बेटा इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले शेल में 2। अब दूसरी शेल में आइए, बताइए टोटल 6 थे, तो 6 में कितने यूज हो गए बच्चों? 2 यूज हो चुके हैं, बचे कितने? 4। तो अगली शेल में कितने भरेंगे? 4। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया इसका? 2,4। क्या हो गया? 2,4। अब यदि वैलेंसी की बात की जाए कि वैलेंसी कितनी होगी, बेटा ये बताइए कि सेकेंड सेल के लिए मैक्सिमम परमिसिबल कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और भरे कितने हुए हैं? 4। तो बेटा दो तरीके हैं, या तो 4 के चारों छोड़ दो, या 4 और ले लो, है ना? या तो 4 के चारों छोड़ दो, बाहर कर दो, या 4 और ले लो। तो 4 ले लोगे तो 4 में 4 जुड़ करके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा? 4। कितनी होगी वैलेंसी? 4, क्योंकि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और यदि 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और यदि ना कोई लेने वाला हुआ ना कोई देने वाला हुआ, तो ये भी चॉइस है कि बेटा ये 4 के साथ हाथ मिला ले, मतलब शेयर कर ले, और गाना गाए, जो मेरा है वो तेरा है। समझ में आया? ये देखो, ये 4 के साथ शेयर कर जाए, ठीक ना? ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। तो इसे भी शेयरिंग कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, तो इन वाले को भी अपना मानेगा। क्या मानेगा? अपना मानेगा, राइट? सो बेटा ये हो जाएंगे इसके बाद। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी डोनेटेड, टू बी एक्सेप्टेड और टू बी शेयर्ड, यहाँ पे कितने हैं बेटा? 4 हैं। सो वैलेंसी कितनी होगी बेटा इसकी? 4। तो ये देखिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का देखिए 2,4। चलिए अब बनाइए जल्दी से बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ एलिमेंट आपके सामने दिए जा रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम एंड मैग्नीशियम। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से कॉपी में बनाइए एंड इनकी वैलेंसी मेरे को बताइए। चलिए चलिए देखिए, अब डिफरेंट एलिमेंट हम बनाते हैं। आपको जो हमने आपके सामने एलिमेंट बोले हैं, उनके हम आपके सामने अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको हमने एलिमेंट बोला नाइट्रोजन यहाँ पे। तो बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो 7 में बताइए, चलिए मैं इस थोड़ा सा स्पेशल तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहली शेल होती है के, फिर एल होती है, फिर एम होती है, फिर क्या होती है? एन। बताइए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। और 2 के बाद बचे 5। तो बेटा यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5। तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2,5। क्या बन गया? 2,5। अब देखिए बेटा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर जो मैक्सिमम परमिसिबल इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल के वो 2 होते हैं, और शेल एल के कितने होते हैं? 8। शेल एम के कितने? 18। और इसके कितने बेटा? 32। अब समझिएगा कुछ नया होने वाला है। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। अब देखिए 5 से 8 तक पहुंचना है तो 3 की रिक्वायरमेंट है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लेगा ये तो 8 पे पहुंच जाएगा, या 5 पूरे के पूरे लूज करके 2 पे पहुंच जाएगा। तो बताइए क्या है बेटर, 3 लेना या 5 देना? 3 लेना। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी बताइए क्या होगी? 3 की 5? 3, बिकॉज 5 हैं ऑलरेडी, तो 3 लेकर के 8 बना देगा, अपने 5 ही नहीं लुटा देगा। सो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? वैलेंसी इक्वल टू 3, राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा नाइट्रोजन का 2,5, एंड 5 को 8 बनाने के लिए ये 3 और वैलेंसी ले लेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। बताइए पहले शेल में, के शेल में कितने? 2। और एल शेल में कितने? 6 हो गए। तो 2,6 इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब बताइए वैलेंस होने के लिए इसके आउटर मोस्ट में कितने की जरूरत है? 2 और की जरूरत है, क्योंकि 8 बनाने हैं। तो 2 लेना सरल या 6 लुटा देना सरल? 2 लेना सरल, ओके। और बेटा जो लेते हैं ना उन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि वो उधार लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा यहाँ पर जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी यहाँ पे बनेगी 2, और इसका जो आयन बनेगा बेटा वो -2 बनेगा। क्या बनेगा? आयन -2। वैलेंसी ही बेटा इसमें आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बेटा कोई आपसे पूछे नाइट्रोजन का आयन कितना बनेगा, बोलो N-3, N-3, राइट? N-3। अच्छा कोई आपसे बोले हाइड्रोजन का आयन कैसा बनेगा बच्चों? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं बच्चों कुछ बच्चे। हाइड्रोजन का, बेटा ये आपको याद होगा, हाइड्रोजन का होता है 1। हाइड्रोजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर? 1। तो हाइड्रोजन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, राइट? तो अब हाइड्रोजन के पास दोनों केसेस है बेटा। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1 है, और हाइड्रोजन के पास दोनों रास्ते खुले हैं, वो एक दे भी सकता है और एक ले भी सकता है। तो देने के लिए बेटा ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और लेने के लिए इलेक्ट्रो
नेगेटिव है। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? तो हाइड्रोजन के दोनों आयन बनेंगे, एक प्लस का और एक नेगेटिव का। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, जो आयंस होते हैं और एलिमेंट होते हैं, जो एटम होते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि एटम जो होते हैं वो चार्जलेस होते हैं और जो आयन होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं। ओके, तो एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। एटम इलेक्ट्रॉनिकली क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रल, मतलब इनका नेट चार्ज कितना होता है? 0। मगर एटम से इलेक्ट्रॉन लेने या देने पर क्या बन जाता है? आयन। तो आयन का नेट चार्ज 0 के इक्वल नहीं होता है। दीज आर चार्ज्ड एटम। व्हाट आर आयन? आयंस आर कॉल्ड चार्ज एटम्स। ओके, yes, charge atoms, they may be either positive or negatively charged। anyway, so चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, बात करते हैं। ऑक्सीजन हो गया, नाउ सोडियम की बात करते हैं बच्चों। सोडियम के, सोडियम में कौन सा सेल इंट्रोड्यूस होने वाला है? थर्ड शेल। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर सबको पता होना चाहिए, बोलिए कितना होता है? 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर बच्चों 11 होता है। सोडियम हैविंग 11 इलेक्ट्रॉनिक नंबर बच्चों। चलिए भरते हैं। सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2 के बाद कितने? 8। 2 और 8 10 हो गए, बचे कितने? 1 बच गए हैं, ठीक है ना? 2 8 एंड कितना? 1। क्लियर? 2 8 एंड 1, ये फिलिंग हमने कर दी है। सो यहाँ पर 2 8 एंड 1। अब देखिए बेटा, आउटर शेल में मैक्सिमम परमिसिबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। बट बेटा याद रखना, फिलिंग 8 8 की होती है। फिलिंग किसकी होती है? 8 8 की। मतलब ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 9 10 11 12 हो जाए। नो, इस तरीके से फिलिंग नहीं होती है। वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कि और फिलिंग कैसे होती है। अब आप देखिए, ये समझिए मुझे, ये देखिए यहाँ पर 2 8 1। अब ये बताइए कि इसके लिए क्या सरल है? एक दे देना या 8 ले लेना? एक दे देना या 8 ले लेना? एक दे देना। तो इसकी वैलेंसी बताइए क्या बनेगी? 1 बनेगी। वैलेंसी क्या बनेगी? 1। और इसका आयन क्या बनेगा? Na+1। राइट, तो इसका आयन Na+1 बनेगा, बिकॉज ये पसंद करेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो और मैं बन जाऊं 2,8 स्टेबल। राइट, सो दिस इज कॉल्ड सोडियम। नेक्स्ट मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम, वेट, मैग्नीशियम की बात करते हैं। चलिए मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 12। चलिए फिल करते हैं, बताइए के शेल में कितने? एल शेल में कितने? एंड एम शेल में कितने? 2। राइट, तो एम शेल में 2। अब यहाँ पर 2 8 2 है। ओके, तो फिल होने के लिए थर्ड शेल को आउटर मोस्ट में 8 चाहिए हैं टोटल, मतलब 6 की रिक्वायरमेंट है। तो विच इज बेटर, डोनेशन ऑफ 2 और एक्सेप्टेंस ऑफ 6? डोनेशन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रिमूव कर देगा, सो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। सो वैलेंसी यहाँ पे बनेगी 2। वैलेंसी यहाँ पे क्या बनेगी? 2। एंड व्हाट विल बी द आयन? Mg+2। Mg+2। सो बेटा ये इसका हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। यस, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। क्लियर? सो ये था बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, कोई क्वेश्चंस किसी के? अब हम नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं आपके लिए। बेटा हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं आपके पास में, यहाँ पे क्लोरीन हम पहला एलिमेंट ले रहे हैं। क्लोरीन, हम क्लोरीन पहला एलिमेंट ले रहे हैं। बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 17 इसका एटॉमिक नंबर। आइए फिल करते हैं। बताइए सबसे पहले के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। देन कितने? 8। तो 2 और 8 हो गए। अब कितना बचा बेटा? 7। मतलब आउटर मोस्ट में कितने आ गए हैं? 7। अब हमने बताया था आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये हमने आपको बताई ये बात। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दिस इज इक्वल टू 8। तो यहां पर आपके पास में 287 है। तो बताइए यहां पर इसको, अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फिल करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? 1 की। या 7 देगा या 1 लेगा? 1 लेगा। तो बेटा यहाँ पे बताइए इसकी वैलेंसी क्या बनेगी? वैलेंसी इसकी बनेगी 1। और बताइए आयन क्या बनेगा? Cn-1, बिकॉज एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से इसका चार्ज निगेटिवली बढ़ जाएगा, Cl-1। चलिए क्लोरीन के बाद हम अगले नंबर पे आते हैं जिसका नाम है आर्गन। आर्गन, ओके। आर्गन का बेटा 18 होता है, 18 Ar। चलिए फिल करते हैं। पहले में कितने? सेकंड में कितने? थर्ड में भी कितने? 8। राइट, 2 8 8। अब ये देखिए, बताइए इसकी वैलेंसी बताइए कितनी होगी?
बिल्कुल सही, इसकी वैलेंसी क्या होगी? जीरो, मतलब ये किसी प्रकार का आयन नहीं बनाएगा, किसी प्रकार का आयन नहीं बनाएगा, ना लेगा और ना देगा। ओके, सो इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन, नॉट डोनेट एनी इलेक्ट्रॉन, सो इसका कोई आयन नहीं बनेगा। सो दिस इज आर्गन, और इसी को हम बोलते हैं नोबल गैस, या इसी को हम बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज फुलफिल हो चुका है, ना किसी से लेने की उम्मीद है ना देने का, सो इसलिए ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा बहुत सिंपल टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ने के पहले बच्चों यहाँ पर एक टॉपिक है सल्फर की, बच्चों ने पूछी है, तो हम सबसे पहले सल्फर को डिस्कस कर लेते हैं कि सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं। बेटा सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 16। बेटा इसका कंप्लीट है 16s32, तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर 16 है। बताइए फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, सेकंड में कितने, 2 8 10 हो चुके हैं। अब कितने हो गए बेटा, 6 हो चुके हैं। अब 6 है, बट आपको पता है कि फिल टोटल कितना आउटर ऑर्बिट में 8 होता है, तो बताइए कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 की। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, इसकी वैलेंसी जो होगी बेटा वो 2 होगी, मगर जो आयन बनेगा सल्फर का वो क्या होगा, S-2, राइट, क्योंकि 2 की रिक्वायरमेंट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिक्वायरमेंट करेगा। समझ में? एक बात याद रखिएगा बच्चों, जिनके ऊपर निगेटिव वैलेंसी आती है, निगेटिव चार्ज आते हैं, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है वो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जिनके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जिनके ऊपर भी बेटा निगेटिव आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मान लीजिए कोई भी है जिसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज आया है एलिमेंट के ऊपर, अगर निगेटिव वैलेंसी आई हुई है बेटा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव। और बेटा जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे नॉन मेटल। बहुत अच्छी बात बताई सबने, ये नॉन मेटल होते हैं। और जितने भी बेटा पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा सारे के सारे मेटल होते हैं। क्या होते हैं, ये सारे के सारे मेटल्स, यस। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ओके, सपोज टू बी मेटल। एंड हियर जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो सबके सब क्या होते हैं, नॉन मेटल। यस, ये एक डिफरेंस आएगा क्लास 10 में आपको। अब आइए बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। बेटा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। बेटा आउटर मोस्ट शेल का दूसरा नाम है वैलेंस शेल। क्या नाम है, वैलेंस शेल। तो बेटा जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ही आप क्या कहते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो वैलेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं उनको आप क्या कहते हैं, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला करते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताइए मुझे कि कार्बन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 12 होता है। चलिए एटॉमिक नंबर 6 है। चलिए बताइए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन और एल शेल में कितने। तो बताइए कौन सा शेल आउटर मोस्ट शेल है, कौन सा शेल आउटर मोस्ट शेल है, एल। एल शेल आउटर मोस्ट शेल है, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कहला गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहला गए ये, हाँ, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, सो द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये पीछे वालों को क्या बोलते हैं बेटा, इनका भी नाम है, आपके बुक में नहीं दिया है, शायद नहीं दिया इनका नाम बेटा, इनको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं इनको, हाँ, ये कर्नल के इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये वैलेंस के इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं वैलेंसी डिसाइड करने में, बाकी कर्नल का कोई काम धाम नहीं होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वैलेंसी डिसाइड करने में। ओके चलिए, तो व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंस शेल on of an atom is known as the valence electron. An atom with 8 valence electron is said to possess an octet. Yes, a new word बच्चों। अगर कोई
एटम है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। जैसे मैंने अभी आपको आर्गन बताया था, तो आर्गन के देखिए 2, बाहर भी 8 और इधर भी कितना? 8। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 8। इसका वैलेंस शेल कौन सा है? KLM। कौन सा है? KLM। और इसके M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो हम ये कहेंगे कि इसके वैलेंस शेल फुल्ली फिल हो गया है। और 8 का बेटा नाम होता है ऑक्टा। क्या नाम होता है? और ऑक्टा से बन गया ऑक्टेट। क्या हो गया है? ऑक्टेट। हम कहेंगे कि वैलेंस शेल जो है इसका, ये जो अपने पास एटम है आर्गन, ये क्या कंटेन कर रहा है? ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका क्या कंप्लीट हो गया है? ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट होना मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट मींस स्टेबल। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब बच्चों स्टेबल। स्टेबल और यू कैन से नोबल। नोबल गैस। क्या बन जाएगा बेटा? नोबल गैस। ऑक्टेट कंप्लीट है, इट मींस ये स्टेबल हो गया है और इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया है। राइट? सो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट। तो बच्चों इस केस में देखिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 8 हैं। यहाँ पर टोटल हाउ मेनी नंबर्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8। एंड व्हेन देयर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। तो आउटर मोस्ट में कभी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते हैं। मतलब 8 हो गए हैं। 8 हो गए मतलब फुल्ली फिल्ड। 8 हो गए मतलब फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड को बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। फुल्ली फिल्ड को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट। एंड ऑक्टेट कंप्लीट मींस स्टेबल। ऑक्टेट कंप्लीट मींस स्टेबल। स्टेबल मतलब नोबल एलिमेंट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और यू कैन से नोबल एलिमेंट, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिल चुका है। समझ में आ गया बच्चों? कई सारी बातें, ऑक्टेट बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं, उसी को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। उसी का एक नाम है इनर्ट है। क्या बोलते हैं? इनर्ट। इनर्ट मतलब इनएक्टिव है। इनएक्टिव, अब वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड इनर्ट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, कुछ भी नाम दे दो, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोज आर कॉल्ड valence electron. And if valence electron is 8, then the shell will be fully filled, and you can say that octet has been completed. Octet has been completed. Yes. अब बात करते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक आया है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। ओके, देखिए बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो अपने कुछ कॉम्बिनेशन फॉर्म में रहा करता है। कोई एलिमेंटल एग्जांपल, हाइड्रोजन बेटा। तो हाइड्रोजन क्या है बेटा? ये हाइड्रोजन का एटम नहीं है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोजन का क्या है बेटा? मॉलिक्यूल है। अब ये बताओ, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हाउ मेनी एटम्स आर कंबाइंड? 2 एटम्स। कितने एटम ने कंबाइन किया है? 2 एटम। तो बेटा इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है। राइट? इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है। ऐसे सल्फर बेटा, सल्फर के 6 एटम कंबाइन होते हैं। बताया गया था ना आपको कि 8 होते हैं। सल्फर के 6 होते कि 8 होते हैं? बताओ, 6 होते कि 8 होते हैं? S6 होता है कि X8 होता है? ओके, तो S6 यदि होते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी बेटा? बोलिए। इसकी एटॉमिसिटी होगी 6 होगी। राइट? एटॉमिसिटी इसकी 6 होगी। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है O3, ओजोन। ओजोन की एटॉमिसिटी बताइए? 3। समझ गया ना? तो ये ओजोन जो होता है, आपस में 3 एलिमेंट खुद ही जुड़ जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। ओके, तो ये कहलाती है एटॉमिसिटी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू वैलेंसी। वैसे तो मैंने वैलेंसी की डेफिनेशन आपको बेस्ट बता दी है कि कोई बेटा एटम है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ दे सकता है, या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है, दोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम फॉर एन एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, कंबाइनिंग कैपेसिटी। how much it will combining capacity of an atom of an element, किसी एलिमेंट के एक एटम की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, वही बात है, गेन्ड लॉस्ट। भाई गेन्ड की जगह मैंने क्या करा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी एक्सेप्टेड, लॉस्ट की जगह टू बी डोनेटेड, और टू बी शेयर्ड बाय एन एटम। अरे भाई काय के लिए? टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू कंप्लीट द
ऑक्टेट को फुल करने के लिए, मतलब वही उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, आउटर मोस्ट शेल को फिट फुल करने के लिए। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल गिव्स द वैलेंसी ऑफ द एटम, गिव्स द वैलेंसी ऑफ द एटम, राइट। सो ऑक्टेट फिल करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन आपको लेने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं, या साझेदारी करनी पड़ती है, पार्टनरशिप करनी पड़ती है, दोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंसी। यस, आइए बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी। मैंने आपको बताई दी अभी, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। व्हाट इज एन कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी? इफ एन एटम कंटेन्स 4 और लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस, देखिए बहुत अच्छा फन कंसेप्ट है यहाँ पे। देखिए, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल कहाँ पे होता है बच्चों? 8 पे। फिल कहाँ पे होता है? 8 पे। ये देखिए, मैं 8 यहाँ पे 8 गोले बना लेता हूं, आपको इससे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये देखिए बीच का पड़ाव है ये 4, यहाँ पर ये बीच का पड़ाव है ये 4, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर किसी के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो बताइए, एक को एक को लूज कर देगा या 7 को गेन करेगा? एक को लूज कर देगा। एक को क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो वैलेंसी कितनी डिसाइड हो जाएगी बेटा? 1। अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 को लूज कर देगा या 6 को गेन करेगा? 2 को लूज कर देगा। तो बताइए वैलेंसी कितनी डिसाइड हो जाएगी? 2। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 को लूज करेगा या 5 को ले लेगा? 3 को लूज करेगा। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3, राइट। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तब तो प्रॉब्लम हो गई। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 को लूज करेगा या 4 को गेन करेगा? हाँ, दोनों कर सकता है। और एक और तरीका है, शेयर भी कर सकता है, कि न लेना न देना, आओ हाथ मिलाते हैं। समझ में आ गया ना? तो यहां पर क्या होगी बेटा? शेयरिंग होगी। क्या होगी यहाँ पे? शेयरिंग होगी। अब बताइए, अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, राइट, कितने आ गए यहाँ पे? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए 3 ले लेगा या 5 दे देगा? हाँ, तो अगेन यहाँ वैलेंसी देखिए 3। बट समझिएगा बच्चों, यहाँ वाली जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ वाली लेने वाली है, तो यहाँ वाली वैलेंसी क्या होगी? नेगेटिव, राइट। अब बताइए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 ले लेगा या 6 दे देगा? 2 ले लेगा। तो बोलो वैलेंसी कितनी हुई? 2, बट माइनस वाली। अब यहाँ पे बताइए, हाँ ऑब्वियसली भाई, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 8O16, ओके। अब ऑक्सीजन के पास 8 हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो आउटर मोस्ट में इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सो क्या होगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 बना लेगा या 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां से 2 लेगा या 6 के 6 दे देगा? बताइए। तो वही तो पूछा जा रहा है, मतलब 2 ले लेगा। और 2 ले लेगा तो कौन सा आयन बनाएगा? निगेटिव आयन बनाएगा, O-2। सो 2 लेना सरल। अब बताइए, अगर किसी के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो व्हाट विल बी द वैलेंसी? 1। व्हाट विल बी द वैलेंसी? 1। एक ले लेगा। एंड अगर 8 है तो वैलेंसी कितनी होगी? 0। यस, तो देखिए फॉर्मूला देखिए क्या बन रहा है। अगर आपके आउटर मोस्ट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, कितने? 4 से कम। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है वही आपकी वैलेंसी है। अब बेटा ये देखो, जो बच्चे रटते हैं उनके लिए ये सब जरूरी है। अब आपको तो देखना ही आ गया। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन, जब उसके पास 4 से कम है। जैसे ये देखिए सोडियम में, बताइए सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है कि 4 से ज्यादा है? 4 से कम है। तो जितने हैं उतनी ही वैलेंसी होगी। तो बताइए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1, क्योंकि भैया ये दे देगा, राइट। जैसे मैग्नीशियम में 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, बट बात करते हैं क्लोरीन की। हाँ, अगर आपके पास 4 से ज्यादा है, आपके पास 4 से क्या है? ज्यादा है, देन फॉर्मूला लगेगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बताइए यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? यहाँ पे वैलेंसी क्लोरीन की कितनी होगी बताइए? भाई टोटल कितने हैं? नहीं, इसको देख के मत बताइए ना, आप लोग अपने से बताइए। टोटल इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं बताइए? 7 है भाई, क्लोरीन का 17 होता है। तो 17 के लिए 2,8,7, राइट। अब लॉजिकली आपको पता है कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1, क्योंकि 7 तो दे नहीं सकता, एक ले सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा? 1। बेटा बट फॉर्मुलेटली कैसे करोगे? 8 माइनस 7, 8 माइनस इक्वल टू कितना?
1, क्योंकि 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी का फॉर्मूला 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको फॉर्मूला भी बनना चाहिए, मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया या मल्टीपल चॉइस में आ गया वैलेंसी का फॉर्मूला, तो दो केसेस में वैलेंसी के फॉर्मूले बनते हैं। एक 4 से कम होने के लिए बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 4 से ज्यादा होने के लिए 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, बिकॉज 8 में से माइनस करोगे तो उतना ही तो आएगा आपके पास वैलेंसी। ठीक है ना, तो बताने का तरीका है, बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं बच्चों एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, बच्चों आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ, जैसे बताया था मैंने फर्स्ट डे, जेड कोई एलिमेंट है एक्स and this is A. So what is Z? Z is called atomic number. Z is called atomic number. And what is atomic number? Number of proton. Number of proton. And this is equal to number of electron, right? And what is A? A is called mass number. What is A? A is called mass number. And this is equal to number of nucleon. Number of nucleon, and nucleon having two kind of particle, proton plus neutron. So this is the summation of addition of number of proton plus number of न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अरे भैया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस। मास कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस। पढ़ाया। और न्यूक्लियस में केवल दो ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है। सो एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं? ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अरे भाई ये तो बच्चे बच्चे को बात पता है। आपके पास कोई गोल्ड है, आपके पास कोई गोल्ड एलिमेंट है, मतलब ये देखिए बेटा, सोना सोना, ये देखिए, ओहो कुछ ज्यादा ही सोना हो गया। ठीक है ना, तो ये देखिए, इसको मैं येलो कलर से कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे गोल्ड एलिमेंट है। तो बेटा इस गोल्ड की बार के अंदर करोड़ों 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 एटम होंगे। अब बेटा अगर आप कोई भी एटम उठा करके देख लें तो उस एटम का एटॉमिक नंबर सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मास नंबर की। व्हाट इज मास नंबर? तो अभी मैंने आपको बताया मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। यस, दिस इज कैपिटल ए, मास नंबर। एंड मास नंबर इज द, actually it is the number of nucleon, means number of particle present inside the nucleus, and number of particle present inside the nucleus are proton and neutron, right? So the mass number is defined as the sum of total number of proton and total number of neutron present in the nucleus of an atom. Proton and neutrons reside in the nucleus of an atom, hence they are collectively known as nucleons. बच्चों को सब कुछ पता है। Okay, now एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर में नोटेशन ऑफ एन एटम पहले ही बता चुका कई बार। किसी एटम को नोटिफाई करने के लिए बेटा उसका सिंबल यूज होता है एक्स, राइट? इसके लेफ्ट साइड में बेटा इसका एटॉमिक नंबर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेड, एंड इसका एटॉमिक मास यूज करते हैं ए। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट इज टू बी रिटन एज ए जेड ए एक्स या जेड एक्स ए। जेड इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ए इज कॉल्ड मास नंबर एंड एक्स इज यूज फॉर symbol of the element. चलिए नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल nitrogen is written as 7n14, 7n14. So how many protons are there? 7. How many nucleons are there? Yes, nucleons are 14, means proton plus neutron equal to 14, right? And as you having the 7 proton plus neutron equal to 14, so n equal to 14 minus 7, that is equal to कितना? 7, right? चलिए अब डिस्कशन करते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे, आइसोटोप एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप बेटा देखिए, आइसोटोप्स नो नथिंग। आइसोटोप की बात करते हैं बच्चों। व्हाट आर आइसोटोप? बेटा हमारी केमिस्ट्री में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, ओके, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, having same atomic number but different atomic mass.
ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आप कहेंगे सर ऐसे कौन से नंबर हो गए भाई एटॉमिक मास? मैं आपको बताता हूँ बच्चों, आपने कभी गलती से नाम सुना है ड्यूटीरियम का? नहीं सुना? ड्यूटीरियम, बेटा ड्यूटीरियम जो होता है ना, उसका फॉर्मूला बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, मतलब हाइड्रोजन 3 टाइप का पाया जाता है बेटा। पहला जो आप पढ़ते हो केमिस्ट्री की टेबल में 1H1, 1H1 बेटा। दूसरा होता है 1H2, क्या होता है 1H2, और तीसरा होता है 1H3 बेटा। दिस इज फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और बेटा इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है, इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम लोग इसको अपने पीरियोडिक टेबल में रखते हैं, ज्यादा यही पाया जाता है। सो बेटा इसका नाम है प्रोटियम। क्या नाम है इसका बेटा? प्रोटियम। और इसका नाम है बेटा, सेकेंड वाले का नाम है ड्यूटेरियम। क्या नाम है इसका? ड्यूटेरियम। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड ट्रीटियम, थर्ड वन इज कॉल्ड ट्रीटियम। तो बेटा ये 3 आइसोटोप हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ऐसे बेटा कार्बन के भी पाए जाते हैं, कार्बन के, कार्बन के आइसोटोप। बेटा कार्बन के आइसोटोप बोलिए 6C, जैसे कार्बन का आइसोटोप 6C12, 6C12, एंड ऑल्सो देयर 6C14, 6C14। ओके, तो कार्बन के 2 आइसोटोप है बेटा, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। तो देखिए दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है कि अलग अलग हैं? दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है कि अलग अलग हैं? हाँ सेम है। एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। तो इनको हम बोलते हैं, ऐसे हमने ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। सो यस, ऐसे एटम को हम आइसोटोप बोलते हैं। लेट्स सी, आइसोटोप आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। यस, इनके एलिमेंट नंबर सेम होंगे, इसलिए एटम भी सेम होंगे। विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक mass, या you can say different mass number. For example, hydrogen having 3 isotope, 1H1, so atomic number is same everywhere, but atomic mass is varying here, 1, 2 and 3. This is the heaviest hydrogen present, it is called tritium. First one is the protium, second is deuterium, and third one is the tritium, right? Yes. हाँ, जैसे बच्चों यहाँ पे आपने देखा इनके भी नाम होते हैं। तो बेटा ये जो कार्बन का नाम है इसका भी नाम बता दूं बेटा। बेटा जो कार्बन 6C12 होता है, 12 वाला कार्बन, दिस इज कॉल्ड सिंपल कार्बन, सिंपल कार्बन। एंड दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव कार्बन, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव कार्बन। बेटा जो कार्बन डेटिंग होती है ना, जिससे पता लगाया जाता है ये मंदिर इतना पुराना है, ये पेड़ इतना पुराना है ना, ये कार्बन डेटिंग जो होती है बेटा, कि ये डायनासोर इतने पुराने साल पहले, 70,000 साल पहले डायनासोर मर गए, बेटा ये इसी कार्बन से पता चलता है। समझ में आ गया? अगर बेटा हम कहीं मर गए और हमारी हड्डी घर के किसी कोने में रख करके रखी रह गई, आज से 50,000 साल बाद भी बेटा कोई अगर उस घर में आया या कुछ खंडहर में आया और हमारी हड्डी बेटा उसको मिल गई, समझ गए, तो बेटा इस कार्बन का यूज करके पता चल जाएगा कि ये कितना पुराना है। आपने सुना होगा हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस होते हैं हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो के, पता चलता है 5-5 हजार साल पुराने आपको एविडेंसेस वहां पे मिलते हैं। तो ये बेटा ईयर, ये डेटिंग कैसे करी जाती है? इसी कार्बन से डेटिंग करी जाती है, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। यस। तो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप आर सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। बच्चों देखो बहुत ही सिंपल है इसको आइडेंटिफाई करना। बेटा ये देखो, ये फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बेटा हल्का है, ये थोड़ा बेटा भारी है, और ये बहुत मोटू है ना। देखो इसकी, इसका मास कितना? 3 है। कितना मास? 3 है। तो बेटा ये देखो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी हो रही है क्योंकि ये मोटा हो रहा है ना। तो मैं ऐसे याद करता हूँ, मगर बेटा इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। सो बेटा आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम, मगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग होती है। नेक्स्ट, अब बेटा इसका सबसे टफ टॉपिक आता है आइसोटोप का, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोप। ठीक है ना, एवरेज एटॉमिक मास बेटा कभी कभी आपको निकालने को आता है, बट उसके पहले मैं आपको आइसो बार पढ़ा देता हूं। ओके, आइसो बार देख लीजिए, व्हाट आर आइसो बार? आइसो बार, आइसो बार्स। तो देखिए आइसो बार्स का मतलब होता है बेटा ऐसे एटम्स, the group of atoms having having different atomic number but
बट सेम मास, एटॉमिक मास। बेटा ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर बेटा डिफरेंट होते हैं मगर उनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, एटॉमिक मास सेम होते हैं। एटॉमिक मास क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। ऐसे ऐसे जो आपके एलिमेंट होते हैं, ऐसे एटम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऐसे एटम्स, आइसोबार। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं आइसोबार के। आइसोबार के एग्जांपल क्या हुआ करते हैं, ऐसे केमिस्ट्री की टेबल में ऐसे दो एलिमेंट देखिए जिनके मास सेम हो, है ना, दोनों एलिमेंट अलग अलग होंगे मगर उनके मास क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बेटा ऐसे एलिमेंट का, 15p32 एंड 16s32। 15p32 एंड 16s32। ये देखिए, फास्फोरस का भी मास कितना है बेटा, 32, और सल्फर का भी मास कितना है बेटा, 32। तो दोनों के ही मास यहाँ पे 32 है मगर एटम दोनों अलग अलग हैं, बट मास दोनों के क्या है, सेम है। सो दीज आर कॉल्ड आइसोबार। इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। तो ये पेयर आइसोबार्स कहलाएंगे। ओके, सो आइसोबार में देख लेते हैं। यस, अब इसके कुछ यूज भी आते हैं बच्चों आइसोबार के। आइसोबार तो आपको मैंने समझा दिए। नाउ एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, तो मैंने आपको बताया था बेटा एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बेटा कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। यस, तो बेटा ये जो कार्बन का ये वाला आइसोटोप है, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव कार्बन। क्या कहलाता है बेटा ये, रेडियो एक्टिव कार्बन, या सिंपल इसको रेडियो कार्बन भी कहते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन। बेटा इसका जो यूज होता है ना, ये कार्बन डेटिंग के लिए होता है। दिस इज यूज फॉर कार्बन डेटिंग। किसके लिए यूज होता है बेटा, कार्बन डेटिंग। बहुत पुराने पुराने समय की चीजें कि एग्जैक्टली डेट निकाल ली जाती है, दिस इज कार्बन डेटिंग। समझ गए। नेक्स्ट, अगला कौन सा आइसोटोप है बेटा, यूरेनियम का बेटा आइसोटोप मिलता है, यूरेनियम का आइसोटोप है ना। तो यूरेनियम का आइसोटोप किसमें यूज होता है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन में। किसमें यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है ना। यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है बेटा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होता है। तो बच्चों देखो यूरेनियम के ना, यूरेनियम के यूरेनियम के आइसोटोप होते हैं 235 एंड 238। 238, यूरेनियम 238। तो बेटा ये जो आइसोटोप होता है ना, ये रिएक्टर में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनती है इससे, है ना। क्या बनती है इससे, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बना करती है यूरेनियम से। ये आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। समझ गया, न्यूक्लियर एनर्जी से टरबाइन घुमाई जाती है और पानी गर्म होता है इसके अंदर, और उस पानी से टरबाइन घुमा के बहुत सारा भाप निकलता है बेटा, ये वही भाप आपको दिख रही है। अच्छा बच्चों, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बेटा ये पानी जो है कोयले से गर्म होता है। नहीं बेटा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में बेटा कोयले का कोई यूज नहीं होता है, वहां पर बेटा इसका यूज होता है, यूरेनियम का। समझ गए ना, यूरेनियम को ब्रेक किया जाता है बेटा, उससे एनर्जी निकलती है। तो ये जो धुआं आपको निकल रहा है, ये कोयले का धुआं नहीं है, वो थर्मल पावर प्लांट होता है। चलिए अगली बात करते हैं बेटा, आइसोटोप। तो आइसोटोप जो होता है बेटा, कोबाल्ट का एक आइसोटोप होता है बेटा। ओके, कोबाल्ट का आइसोटोप होता है। तो कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज किया जाता है कैंसर को ट्रीटमेंट करने में, है ना। कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर को ट्रीटमेंट करने में किया जाता है, ठीक है ना। अगली बात करते हैं बेटा, आइसोटोप ऑफ आयोडीन। आयोडीन का बेटा आइसोटोप होता है, ये किस में यूज होता है, आयोडीन का आइसोटोप बेटा गाइटर के ट्रीटमेंट में। ये देखिए यहाँ पे गाइटर हो जाता है, तो ये ग्लैंड जो होती है फूल जाती है इस तरीके से, राइट, है ना। गाइटर में ये वाली ग्लैंड क्या होती है, फूल जाती है। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, ट्रीटमेंट करने के लिए आयोडीन का आइसोटोप यूज किया जाता है, ठीक ना। एक बार फिर से देख लेते हैं आइसोबार। सो व्हाट आर आइसोबार बच्चों, आइसोबार आर isobars are the atom of different elements. Isobar are the atom of different element which having different atomic number but same atomic, यहाँ पे क्या करना चाहिए, नंबर हटा के क्या होना चाहिए बेटा, मास, सेम एटॉमिक मास। ये देखिए हम यहाँ पे दो आपको आइसोटोप दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे दो आइसोटोप आपको दिए जा रहे हैं। दिस इज कैल्शियम, कैल्शियम का 20 है बट मास इज इक्वल टू हाउ मच, 40। एंड हियर इज दिस आर्गन, आर्गन का एटॉमिक मास 18 है बट मास इज गिवन हाउ मच, 40। सो दिस इज 20। दोनों का मास सेम है कि अलग अलग है, बताओ, अलग अलग है मास, सेम है। तो सेम मास के क्या बोले जाएंगे, आइसो बार। क्या बोले जाएंगे, आइसो बार्स बोले जाएंगे इनको, ठीक है ना। और अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गए तो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप, राइट।
सो दिस इज कंप्लीट अबाउट आइसोटोप एंड आइसोबार। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा एवरेज एटॉमिक मास। आइए हम देखते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या हुआ करता है। अब बच्चों प्रॉब्लम ये होती है कि एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया क्यों, पहले आप इसको ये समझो। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास कार्बन के दो आइसोटोप थे, एक था कार्बन 12 और एक था कार्बन 14, ठीक है ना। तो कार्बन 12 और कार्बन 14, मान लो बेटा कार्बन 12 जो है हमारी अर्थ में मिलता है, मान लो कितने परसेंट बेटा, 94%, ठीक है ना। और कार्बन 14 बेटा कितना मिलता है, 6%। तो बेटा जब पीरियोडिक टेबल में हम केमिस्ट्री को अरेंज करते हैं, केमिस्ट्री में हम पीरियोडिक टेबल में कार्बन को अरेंज करते हैं, तो बेटा ना तो हम इसका लिखेंगे ना हम इसका लिखेंगे, हम इन दोनों की परसेंटेज अकरेंस का एवरेज निकाल करके लिखेंगे कि जो जितना मिलता हो उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, इसका मास निकालेंगे, राइट। तो इसलिए यदि आपने पीरियोडिक टेबल देखी है तो पीरियोडिक टेबल में देखिए जो मास आता है बिल्कुल शुद्ध लिखा जाता है, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। तो वो आपको पॉइंट में मिलेगा। अगर आपके पास में एटॉमिक मास के हिसाब से पीरियोडिक टेबल है तो आपको मास पॉइंट में मिलेंगे। और अगर मास पॉइंट में नहीं लिखे गए हैं, इसका मतलब समझ लीजिए वो एटॉमिक मास नंबर है। जैसे हम लिखते हैं 6C12, सो दैट इज एटॉमिक मास नंबर। यहाँ पे 12 क्या है, एटॉमिक मास नंबर। तो तरीका ये है कि आपको एवरेज एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो बच्चों बहुत ही सिंपल तरीका है, ये देखिए, दिस इज M1P1। M1 मतलब पहले आइसोटोप का मास, फर्स्ट। P1 मतलब उसकी परसेंटेज अकरेंस। फिर M2 मतलब दूसरे आइसोटोप का मास। और P2 मतलब उसकी परसेंटेज अकरेंस। अगर तीसरा आइसोटोप मिल रहा है तो M3, एंड परसेंटेज अकरेंस कितना, P3 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। तो चलिए आइए इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारे पास में तो देखिए हमारे पास में कार्बन का एक सैंपल है, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। और मैंने कहा कार्बन 12 की जो परसेंटेज अकरेंस है, 6 तो रहेगा ही कॉमन, ही कोई बात नहीं है। कार्बन 12 की परसेंटेज अकरेंस है बेटा 94%। एंड कार्बन 14 की परसेंटेज अकरेंस जो है बेटा वो है कितनी, 6%। अब आपको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। तो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे एवरेज एटॉमिक मास, सो सिंपल फार्मूला, M1P1 प्लस M2P2 डिवाइडेड बाई 100। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है। बताइए पहले वाले का मास कितना है, 12, इंटू बेटा परसेंटेज कितनी इसकी, 94% है। बेटा परसेंटेज देखो 94, प्लस बेटा अगले वाले का मास कितना है, 14, इंटू परसेंटेज कितनी बेटा, 6% है। और डिवाइड बाई क्या करना है बेटा आपको, 100। चलिए 12 इंटू 94 करिए, 12 इंटू 94 करिए, 14 6 84, नीचे तो 100 आएगा, और कितना आ गया बेटा, 1128। चलिए ऐड कर दीजिए बेटा 1128 में 84, 8 4 12, कैरी आ गई, तो 8 2 10 1 11, 1212 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100। तो बेटा इसमें 100 कर, आंसर कितना आ गया, 12.12। कितना आ गया, 12.12। तो बेटा जो एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा दैट विल बी 12.12 AMU। समझ में आ गया बच्चों। तो जो एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा वो कितना होगा, 12.12 AMU। सो बेटा लिखा है, देखिए एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़ देते हैं। सो एवरेज एटॉमिक मास किसके केस में निकलेगा बेटा, आइसोटोप के केस में। किसके केस में, आइसोटोप के केस में, राइट, ठीक है ना, आइसोटोप के केस में। इफ एन एलिमेंट अकर in different isotopic forms, then we need to know the percentage of each isotopic form in nature, and then average atomic mass is calculated. The formula for average atomic mass equal to M1 P1 M2 P2 M3 P3 and so on. What is M1 and M2? Atomic mass of the isotope 1 and isotope 2. What is P1 and P2? Percentage abundance, okay, या percentage occurrence of isotope 1 and isotope 2. सो दिस इज कंप्लीट बच्चों, यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीटली हो जाता है। हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।